हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्कूल। हमारे नए चैप्टर हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। और इस चैप्टर में हम मेनली हिंदी शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो शिक्षक हिंदी के हैं या जो हिंदी की टीचिंग के लिए हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, उनको जो हिंदी से रिलेटेड पेडागोजी आती है, जिसमें भाषा वगैरह पूछी जाती हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। सो दिस इज़ फॉर ओनली हिंदी टीचर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हिंदी शिक्षण क्या होता है, बड़ी तेज़ी से पढ़ाऊँगा मैं। चलिए, भाषा का अर्थ सबसे पहले देखते हैं। भाषा का अर्थ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण उसे सदैव विचार विनिमय करना पड़ता है। इस विचार विनिमय का सर्वोत्तम एवं मानवीय साधन भाषा है। अतः जिस वार्तालाप व लेख के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वही भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। प्रयोक्ता अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का आश्रय लेता है और ये शब्द किन्हीं सार्थक प्रतीकों से निर्मित होते हैं। तो जो प्रयोक्ता होता है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का इनका आश्रय लेता है कुछ शब्दों का आश्रय लेता है और ये शब्द किन्हीं सार्थक प्रतीकों से निर्मित होते हैं। ये शब्द जो होते हैं, प्रयोक्ता अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का आश्रय लेता है और ये शब्द किन्हीं सार्थक प्रतीकों से निर्मित होते हैं। ये शब्द जो होते हैं, ये किन्हीं सार्थक प्रतीकों से, प्रतीक यानी कि अक्षर कह सकते हैं, उनसे निर्मित हुआ करते हैं ये शब्द। ठीक है, निर्मित होते हैं। इसी प्रकार लेखन के अंतर्गत भी सार्थक ध्वनि प्रतीक चिन्हों सार्थक ध्वनि प्रतीक चिन्हों का आश्रय लेते हैं। सार्थक ध्वनि प्रतीक चिन्हों का आश्रय लेते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार लेखन के अंतर्गत भी सार्थक ध्वनि प्रतीक चिन्हों का आश्रय लेते हैं। अतएव भाषा जो होती है, सार्थक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से इसके प्रयोक्ता या श्रोता परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों की यह आदान प्रदान मौखिक या लिखित दोनों रूप से हो सकता है। चलिए, अब भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं। तो भाषा की परिभाषा अलग अलग शास्त्रियों ने दी है। रामचंद्र वर्मा के अनुसार मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है, भाषा कहलाती है। तो ठीक है, रामचंद्र वर्मा की परिभाषा हमने पढ़ी कि मुख से उच्चारित होने वाले वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है, भाषा कहलाती है। स्वीट के अनुसार, स्वीट क्या कहते हैं? स्वीट के अनुसार ध्वनात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक व न्यायात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वनात्मक होकर होठों पर आती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। क्रोंच के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उपरोक्त सभी परिभाषाओं में भाषा की निम्नांकित 5 बातें समाविष्ट की गई हैं। नंबर 1, भाषा एक व्यवस्था है, एक संगठन है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पल्लवन और विकास जिसका उद्भव पल्लवन और विकास समाज में ही होता। उद्भव मतलब कि उसकी बर्थ, पल्लवन मतलब बड़ा होना और विकास मतलब विकसित होना। उद्भव, पल्लवन और विकास समाज में ही होता है। भाषा संकेतों या प्रतीकों की व्यवस्था है। बिल्कुल सही। चलिए, अब इसके बाद भाषा के प्रतीकों का संबंध यादृच्छिक है। भाषा के प्रतीकों का जो संबंध है वो यादृच्छिक मतलब कि रैंडम है। यादृच्छिक को बोलते हैं रैंडम। कोई निश्चित रूल नहीं है कि किस प्रतीक में ही संबंध होगा। भाषा मुख्यतः निश्चित ध्वनि का समूह मात्र है, मौखिक या वाचिका। भाषा मुख्य निःसृत ध्वनि का समूह मात्र है, मौखिक या वाचिका। भाषा की आवश्यकता, भाषा के कारण ही मनुष्य सुसंस्कृत तथा सामाजिक बनता है। भाषा से ही ज्ञान का संरक्षण संभव हो पाता है। भाषा ज्ञान वृद्धि को संभव बनाती है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। कौन? भाषा।
भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी भाषा अत्यंत आवश्यक है। इससे भावों तथा भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है। देन भाषा का महत्व। भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य की गणना सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में की जाती है। इसके आविष्कार एवं विकास वस्तुतः मनुष्य इसके आविष्कार एवं विकास में वस्तुतः मनुष्य का विकास छिपा होता है। किसके? भाषा के विकास और विकास में और आविष्कार में वस्तुतः मनुष्य का विकास छिपा होता है। मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन, विचार विनिमय का सरलता एवं सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ साधन, सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, और भाषा राष्ट्र के एकता का आधार होती है। तो ये हो गए हमारी भाषा के मुख्य फायदे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अगला। देखिए व्यवहार की दृष्टि से भाषा के रूप। अब व्यवहार की दृष्टि से भाषा के रूप। व्यवहार की दृष्टि से भाषा 5 प्रकार की हो सकती है। 1 मातृभाषा, 2 प्रादेशिक भाषा, 3 राष्ट्रभाषा, 4 अंतर्राष्ट्रीय भाषा और 5 संस्कृत भाषा। सबसे पहले बात करते हैं मातृभाषा क्या होती है। जिस क्षेत्र में बालक का जन्म होता है उस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए तो परिवार में रहकर बालक अपनी माँ से जो भी भाषा सीखता है वह मातृभाषा है। अब प्रादेशिक भाषा की बात करते हैं। किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह प्रादेशिक भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा। एक राष्ट्र में कई क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, किंतु पूरे राष्ट्र को एक भावनात्मक सूत्र में बांधने के लिए तथा प्रशासन के कार्य में सुविधा व एकरूपता लाने के लिए जिस भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जिस भाषा के माध्यम से विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में आपसी कार्यकलाप तथा विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त है। देन संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसमें किसी राष्ट्र या समाज की प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता समुचित रूप से सुरक्षित हो। संस्कृत भाषा का तात्पर्य उस भाषा से है जिसमें किसी राष्ट्र या समाज की प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता समुचित रूप से सुरक्षित हो। मातृभाषा का अर्थ। मातृभाषा का अर्थ। मातृभाषा बालक जन्म से ही अपने परिवार के सदस्यों के बीच में रहकर के सीखता है। बालक के भाषा सीखने में अनुकरण का विशेष हाथ होता है। माता पिता जैसा बोलते हैं वैसा ही अनुकरण बालक भी करता है। इस प्रकार जिस भाषा को बालक अपने माता पिता के अनुकरण से सीखता है उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। चलिए ये हो गया। देन पतंजलि के अनुसार मातृभाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों को प्रकटीकरण है। पतंजलि के अनुसार मातृभाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है। शास्त्रीय मत विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन वर्ण व्यक्त ध्वनियों की ओर संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। शास्त्रीय मत है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन वर्ण व्यक्त ध्वनियों के संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षा में मातृभाषा का महत्व। बालक की शिक्षा में मातृभाषा का विशेष स्थान होता है। यह शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। उसके महत्वपूर्ण तत्व निम्नवत हैं। पहला सामाजिक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास, तीसरा मौलिक चिंतन, चौथा भाषांतर भाषा की शिक्षा में सरलता और उत्तम नागरिकता, और सिक्स्थ है आर्थिक महत्व। तो शिक्षा में मातृभाषा का जो महत्व है उसमें है सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, मौलिक चिंतन, भाषांतर भाषा की शिक्षा में सरलता, उत्तम नागरिकता, आर्थिक महत्व। तो ये सारे शिक्षा में मातृभाषा का महत्व के पॉइंट है। चलिए भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं। भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं का विवरण निम्न प्रकार है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये भाषा परंपरागत है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है परंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, परंपरागत जो है। ओके। देन भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। भाषा अद्यांत सामाजिक वस्तु है। चलिए
एक भाषा क्षेत्र के शिष्ट लोग दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे मानक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए विचारों के आदान प्रदान करने की भाषा, शिक्षण संस्थाओं एवं कार्यालयों में प्रयोग होने वाली भाषा, साहित्य, धर्म, व्यापार, राजनीति आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अतः कहा जा सकता है कि मानक व्याकरण सम्मत होती है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा जो होती है मानक व्याकरण सम्मत होती है। इसमें एक रूपता होती है। यह भाषा शिक्षा का माध्यम होती है और इसी भाषा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं पठन पाठन कार्य होता है। मानक भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। उस भाषा क्षेत्र में रहने वाले लोग भी इस भाषा को बोलने, सीखने एवं समझने का प्रयास करते हैं। मानक भाषा का लिखित रूप उसके मौलिक स्वरूप से अधिक शुद्ध एवं परिमार्जित होता है, किंतु इसके विपरीत मानक भाषा का मौखिक रूप जो होता है, जो मौखिक स्वरूप होता है, इसके लिखित स्वरूप की तुलना में अधिक स्वाभाविक होता है। परंतु इसके विपरीत मानक भाषा का मौखिक रूप इसके लिखित स्वरूप की तुलना में अधिक स्वाभाविक होता है।